प्यारे बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम था सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग पढ़े थे कल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से 5 नंबर चैप्टर का नाम था सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे सोल्डरिंग क्या होता है। ठीक है, सोल्डरिंग क्या होता है और इस पे क्वेश्चन भी देखे थे। जैसे सोल्डरिंग पढ़े थे, सोल्डरिंग में क्या है, सोल्डर हैं, फ्लक्स हैं, ये सब चीज़ें पढ़े थे। ठीक है, ब्रेंजिल हैं, ये सब चीज़ें पढ़े थे हम लोग कल। कल इस पे क्वेश्चन भी देखे थे, किस टाइप से सोल्डरिंग पे क्वेश्चन बनता है। 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन देखा गया था, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी सर्किट क्या होता है। डीसी सर्किट में बहुत से जो है टॉपिक हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपका क्या नाम है, रजिस्टिविटी है, फिर रजिस्टर क्या चीज़ें होती हैं, फिर जो है टाइप ऑफ रजिस्टर, उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, मतलब ये सब चीज़ें जो है पढ़ेंगे हम लोग डीसी सर्किट में। और ये जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। जो ये टॉपिक आपका डीसी सर्किट है, इसमें से कम आपका 2-3 क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में थ्योरी में पूछा जाएगा। क्वेश्चन हर साल आता है 2-3 क्वेश्चन। आइए देखें टॉपिक कह रहा है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। टॉपिक कह रहा है प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। किसी भी सर्किट में कह रहा है प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करने का जो क्रिया होती है वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें धारा फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। और उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या करे, जो विरोध करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी क्या कि किसी विद्युतीय सर्किट में यानी किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है, या क्या किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध करता है, वही धारा का विरोध जो करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम इंग्लिश और अंग्रेजी वर्ड के कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो है मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है, ये इसका प्रतीक है, इसका प्रतीक ओम। ठीक है, मतलब प्रतिरोध का जो प्रतीक है इस टाइप से होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, जिसका यूनिट जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। मतलब आर, कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ओम को हम इस टाइप से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ क्या कहीं भी मान लीजिए सर्किट है, सर्किट में क्या होता है, सर्किट जो ये प्रतिरोध होता है इसका जो सिंबल होता है बहुत से तरीके से होते हैं। कहीं सर्किट में इस टाइप से बने होते हैं। ठीक है, कहीं सर्किट में जो है ऐसे करके होते हैं। ठीक है, कहीं सर्किट में लोड रेजिस्टेंस होता है, मतलब उस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस जो होता है तो उसको जो है हम RL से डिनोट करते हैं। RL सर्किट के मतलब लोड रेजिस्टेंस को हम RL से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है इसमें, प्रतिरोधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। कह रहा है प्रतिरोधों का वर्गीकरण, प्रतिरोध का
वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कह रहा है प्रतिरोध को ओमीय मान पर, मतलब प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को ओमीय वैल्यू पर किसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट नंबर पे आपका कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे कह रहा है लघु प्रतिरोध, लघु प्रतिरोध, लघु प्रतिरोध, लघु प्रतिरोध। सेकंड नंबर पे आपका आता है मध्यम प्रतिरोध। क्या आता है? मध्यम प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध। और थर्ड नंबर पे आता है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। फर्स्ट नंबर पे आता है लघु प्रतिरोध, मतलब ओमी मान के अनुसार फर्स्ट नंबर पे आता है लघु प्रतिरोध, सेकेंड नंबर पे आता है मध्यम प्रतिरोध और थर्ड नंबर पे आता है उच्च प्रतिरोध। ठीक है, आइए देखते हैं लघु प्रतिरोध की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कह रहा है 1 ओम या 1 से कम ओम को लघु प्रतिरोध कहते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है लघु प्रतिरोध की 1 ओम, 1 ओम या 1 ओम से कम, 1 ओम से कम मान को, 1 ओम से कम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लघु प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु प्रतिरोध कहते हैं। मध्यम प्रतिरोध क्या होता है? मध्यम प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? 1 ओम से अधिक तथा 100 किलो ओम से कम। यानी इसकी जो वैल्यू होती है 1 ओम से अधिक, 1 ओम से अधिक और 100 किलो से कम, 100 किलो ओम से कम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? मध्यम प्रतिरोध में मापा जाता है। मतलब कि उस सर्किट की जो वैल्यू 1 ओम से अधिक तथा 100 किलो ओम से कम हो उसे हम मध्यम प्रतिरोध में डिनोट करते हैं। उच्चतम प्रतिरोध की वैल्यू जो होती है, उच्चतम प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? उच्चतम प्रतिरोध की वैल्यू 100 किलो ओम से अधिक, मतलब 100 किलो ओम से अधिक, 100 किलो ओम से अधिक, 100 किलो ओम से अधिक जो वैल्यू आती है वो उच्चतम प्रतिरोध के कटघरे में आती है, इसमें आती है। यानी हम लोग क्या पढ़ें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का वर्गीकरण क्या होता है। तो इसको ओमी वैल्यू के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, लघु प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। तीनों की वैल्यू क्या होती है? 1 ओम या 1 ओम से कम जो वैल्यू होती है वो हम लघु प्रतिरोध कहलाती है। और मध्यम प्रतिरोध में वैल्यू क्या होती है? 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम से कम। और उच्च प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? 100 किलो ओम से अधिक वैल्यू जो होती है वो उच्चतम प्रतिरोध की वैल्यू होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्रतिरोधकता क्या होता है। ये डीसी सर्किट है। डीसी सर्किट से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है? कह रहा प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता, कह रहा है प्रतिरोधकता क्या होता है? मतलब रजिस्टिविटी। कह रहा प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करती है? विरोध करती है। मतलब कह रहा प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है
जो उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रत्येक कंडक्टर जो होती है, कोई भी कंडक्टर होता है, उसमें बहने वाली धारा जो होती है उसकी संरचना के अनुसार, उसकी आकृति और संरचना के अनुसार जो उसमें बहने वाली जो धारा होता है उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ धारा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्या है, कोई कंडक्टर है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, उसकी संरचना के अनुसार उसमें धारा की लॉसेस भी होगी, उसमें धारा की लॉसेस भी होगी। वही जो लॉसेस होती है उस कंडक्टर में, वही उसकी क्या कहलाती है, रोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है, जिसको हम एक प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता कहलाती है, जिसको एक प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध। कह रहा किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, मतलब कि कोई भी कंडक्टर है या कोई भी कंडक्टर मटेरियल है जिसका प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, शून्य नहीं हो सकती है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं आपके कि देता है उसमें क्या, कोई कंडक्टर दे देगा या फिर ऑप्शन दे देगा कि क्या कि कंडक्टर, इस मटेरियल कंडक्टर की प्रतिरोधकता मतलब शून्य होती है, प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध की वैल्यू क्या शून्य होती है, तो ऑप्शन होता है नहीं। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल पदार्थ नहीं है जिसकी प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो ये आ गया प्रतिरोधकता क्या हो। अब इसी में कह रहा क्या, अगला टॉपिक कह रहा है प्रतिरोधक रजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है इसी में रजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है प्रतिरोधक, रजिस्टर क्या होता है, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक क्या होता है। कह रहा है कि क्या, कि जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के किसी अंश को एक निश्चित प्रतिरोध का मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। कह रहा है कि क्या, जब किसी पदार्थ के टुकड़े, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, किसी भी कंडक्टर मटेरियल के एक टुकड़े को, एक टुकड़ा है उसको क्या कर दिया जाए, किसी अंश को एक निश्चित प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए। मतलब कि कोई मान लीजिए कोई मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है, उसके एक टुकड़े को, जैसे मान लीजिए एक टुकड़े को किसी एक पुर्जे पर, ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु को प्रवाहित होने वाले जो प्रतिरोध की वैल्यू है, हाँ, प्रवाहित होने वाले जो प्रतिरोध की वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर मटेरियल है जिसका क्या एक रूप दे दिया जाए, जैसे एक वायर बना दिया जाए, उस वायर के एक अंश में प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाहित होने वाले जो प्रतिरोध की जो वैल्यू निकलेगी, प्रतिरोध की जो वैल्यू निकलेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी, प्रतिरोधक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंडक्टर कहलाएगी, प्रतिरोधक कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि जब किसी पदार्थ मतलब कंडक्टर मटेरियल, जब किसी कंडक्टर मटेरियल के किसी एक बिंदु को क्या कर दिया जाए, एक निश्चित आकार दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक वायर है, वायर के किसी एक बिंदु पर जो प्रवाहित होने वाली जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकलती है वही उसकी क्या कहलाती है, पदार्थ की प्रतिरोधक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोधक कहलाती है, उसकी प्रतिरोधक कहलाती है। कह रहा प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक आवश्यक घटक होता है। प्रतिरोधक जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का क्या होता है, एक आवश्यक घटक होता है, आवश्यक घटक होता है। अनेक प्रकार के वैद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। कह रहा है ये जो प्रतिरोधक होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की क्या होती है, एक घटक होती है। जब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाई जाती है जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, रजिस्टेंस प्रतिरोधक लगे होते हैं, एक से अधिक क्या प्रतिरोधक लगे होते हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला भी बताया जाएगा आपको, एक फार्मूला आता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए दो फार्मूलास आते हैं। क्या, जब वो पैरेलल में हो और जब वो सीरीज में हो। कभी कभी सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनती है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में भी होते हैं और क्या होते हैं,
कभी कभी एक ही पैनल में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक से अधिक रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कुछ रेजिस्टेंस उसमें जो होते हैं पैरेलल में होते हैं और कुछ जो होते हैं उसमें सीरीज में होते हैं। ठीक है, आगे इस पे बताया जाएगा, क्वेश्चंस भी इस पे पूछता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक ऐसा आवश्यक घटक होता है जो अनेक प्रकार के वैद्युतीय परिपथों में परिपथ की प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जैसे फैन, रेगुलेटर, डीसी सर्किट या वोल्टेज, फ्लोरोसेंट ट्यूब या डीसी सर्किट, नियॉन टेस्टर आदि। ये सब इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें प्रतिरोधक लगे होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, इसी पे टॉपिक कह रहा है काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, कह रहा प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है? कह रहा है प्रतिरोधक के प्रकार, काइंड ऑफ रजिस्टर्स, काइंड ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधक के प्रकार, काइंड ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोधक के प्रकार, काइंड ऑफ रजिस्टर्स। कह रहा है प्रतिरोधक की मुख्य दो प्रकार की होती है। प्रतिरोधक जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बन प्रतिरोधक होता है और दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। कह रहा है प्रतिरोधक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक, और सेकेंड नंबर पे आता है वायर बाउंडर, वायर बाउंड प्रतिरोधक। सेकेंड नंबर पे आपका आता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आता है कार्बन प्रतिरोधक, सेकेंड नंबर पे आता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है? कह रहा है ये प्रतिरोधक कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। कह रहा है जो कार्बन प्रतिरोधक होता है, कह रहा है जो कार्बन प्रतिरोधक होता है ये क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट के चूर्ण को किसी अचालक मटेरियल्स में, युक्त अचालक मटेरियल्स में क्या किया जाता है, मिला करके और क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक जो होता है यह क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट की महीन चूर्ण, कार्बन अथवा ग्रेफाइट की महीन चूर्ण को आपस में मिला करके किसी दूसरे अचालक मटेरियल के साथ मिश्रित करके कार्बन प्रतिरोध को बनाया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको कह रहा है वायर बाउंड प्रतिरोधक क्या होता है, वायर बाउंड प्रतिरोधक। कह रहा है यूरेका या मैग्नीन मिश्र धातु के पतले व नंगे तार को चीनी मिट्टी, बेकेलाइट के पाइप या सीट पर लपेटकर वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाया जाता है। कह रहा है यूरेका या मैग्नीन मिश्र धातु के पतले नंगे तार को चीनी मिट्टी या बेकेलाइट के पाइप या सीट पर लपेटकर वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है यूरेका या मैग्नीन मिश्र धातु को क्या किया जाता है, यूरेका या मैग्नीन मिश्र धातु को चीनी मिट्टी व नंगे तार चीनी मिट्टी या बैकेलाइट के पाइप पर लपेट करके क्या वायर बाउंड प्रतिरोधक को बनाया जाता है। यानी प्रतिरोधक के प्रकार, काइंड ऑफ प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक और सेकेंड नंबर पे आता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक में क्या होता है, कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को मिला करके क्या किसी अचालक
पदार्थ के साथ बंधक के रूप में मिलाकर तैयार किया जाता है। और जो वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है वो क्या होता है, यूरेका या मैग्नीज मिश्र धातु के पतले व नंगे तार को चीनी मिट्टी के बैकेलाइट के पाइप में लपेट करके और बनाया जाता है, उसे हम वायर बाउंड प्रतिरोधक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है कुछ और इसमें है स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर। स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर मतलब कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोधक, कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोधक हैं जिसके नाम दिया हुआ है पीटीसी प्रतिरोधक, पीटीसी प्रतिरोधक, पीटीसी प्रतिरोधक। उसके बाद दे रहा है एनटीसी, एनटीसी प्रतिरोधक। फिर कह रहा है वीडी प्रतिरोधक, वीडी प्रतिरोधक। फिर आपका कह रहा है नेक्स्ट एलडी प्रतिरोधक, एलडी प्रतिरोधक। कह रहा है जो ये सब प्रतिरोधक है, जब जो ये सब रजिस्टर हैं, जो ये सब रजिस्टर हैं यानी पीटीसी प्रतिरोधक, एनटीसी प्रतिरोधक, बीडी प्रतिरोधक और एलडी प्रतिरोधक, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक या वैद्युतीय सर्किट में विशेष प्रकार पे इसका यूज किया जाता है, विशेष प्रकार पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है प्रतिरोधों का संयोजन मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मतलब प्रतिरोधक का संयोजन, प्रतिरोधक का संयोजन। इसी पे क्वेश्चन पूछता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या एक सर्किट होता है, उसमें मतलब सर्किट में एक से अधिक रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक से अधिक रजिस्टर लगा होता है, ये समांतर में होता है, पैरेलल में होता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, कह रहा जब किसी विशेष मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हो और उस मान का प्रतिरोध आंकिक मान में उपलब्ध न हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी या समानांतर अथवा श्रेणी समांतर क्रम में संयोजित करके आवश्यक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि जब किसी विशेष प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना हो और उस सर्किट में उस प्रतिरोध की वैल्यू न दिया हो, उस प्रतिरोध की वैल्यू न दिया हो और बाकी आंकिक प्रतिरोधों की वैल्यू दिया हो, तो उस प्रतिरोध की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में या तो फिर श्रेणी समांतर क्रम में संयोजन करके उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी प्रतिरोध की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसको दो प्रकार से होता है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, दो से नहीं तीन होता है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा आपका होता है
समानांतर क्रम, समानांतर क्रम में संयोजन। समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से। फर्स्ट नंबर कह रहा है श्रेणी क्रम में संयोजन, सेकंड नंबर कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजन, और थर्ड नंबर होता है जो एक ही सर्किट में आपके दोनों दिया रहता है, श्रेणी समानांतर क्रम, श्रेणी समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, कह रहा है क्या, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कह रहा है श्रेणी क्रम में संयोजन, सेकंड नंबर कह रहा है समानांतर क्रम में, और थर्ड नंबर कह रहा है श्रेणी समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन का, कि जब एक से अधिक रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगे हों और उसमें कुछ मतलब आंकिक वैल्यू दी हो, कुछ रेजिस्टेंस की आंकिक वैल्यू दी हो और उसमें किसी एक रेजिस्टेंस का क्या सर्किट का वैल्यू न दिया हो और उसका वैल्यू निकालना हो, तब हम क्या करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर में श्रेणी क्रम में संयोजन जो है उसके लिए फार्मूला, श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है कि एक से अधिक, एक ही सर्किट में एक से अधिक क्या रजिस्टर क्या होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, श्रेणी में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, एसी सर्किट सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, एसी सर्किट सप्लाई दे रहे हैं और उसमें क्या है रजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हुए हैं। ठीक है, जो R1, R2 और R3 इस प्रकार से 3 रजिस्टेंस लगे हैं। एसी सप्लाई जब हम यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रजिस्टेंस कितना है 3 है, 3 रजिस्टेंस लगा हुआ है R1, R2, R3, और इसमें क्या है ये सीरीज में है सर्किट, सीरीज में ये सर्किट है। तो टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला हमें मिलेगा यानी टोटल RT, मतलब RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें टोटल रजिस्टेंस निकालने की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए R1 और R2 की वैल्यू दी है, R3 की वैल्यू पूछ रही है, तो हम क्या करेंगे इस तरह से निकाल लेंगे। इस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू दी हो तो क्या करेंगे, टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू इस फार्मूले से हम निकालेंगे सीरीज में। जब समानांतर क्रम में संयोजन होगा, जब रजिस्टर का समानांतर क्रम में संयोजन होगा तो उसका सर्किट डायग्राम जो है इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए एक से अधिक रजिस्टर जो है, एक से अधिक रजिस्टर्स क्या हो सर्किट में लगे हों तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक से अधिक रजिस्टर इस तरह से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं एसी सप्लाई, जैसे मान लीजिए ये सप्लाई आप दे रहे हैं, 20 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो ये जो सर्किट है आपका किस में जुड़ा है, पैरेलल में है, यानी समानांतर क्रम में इसका संयोजन है। ठीक है, इस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मान लीजिए टोटल रजिस्टेंस RT निकालनी हो, तो यहाँ जो हो जाएगा टोटल रजिस्टेंस जो RT निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/RT इक्वल टू आप क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके डॉट डॉट 1/RN, जहाँ n आप क्या है नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम
क्या कि जब एक से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे यानी समानांतर क्रम में लगे होंगे तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। और क्या है श्रेणी समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी समानांतर क्रम संयोजन उसमें क्या होता है एक ही सर्किट में जो रेजिस्टेंस होंगे कुछ सीरीज में होंगे और कुछ पैरेलल में होंगे, कुछ सीरीज में होंगे और कुछ पैरेलल में होंगे। जैसे मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ से ये क्या हो, यहाँ से ये सप्लाई लगी हो। ठीक है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है R1, ये रजिस्टेंस आपका क्या है R1, R2, R3 और इसी में आपके जो है पैरेलल रजिस्टेंस लगे हैं R4 एंड R5। तो जो आपके यहाँ से सर्किट ऑपरेट होती है, ठीक है, तो क्या जो R1, R2, R3 होंगे यहाँ से देखा जाए तो क्या टर्मिनल A एंड B एंड क्या हो जाएगा C एंड D। ठीक है, तो A और B के बीच जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे आपके सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज में हो जाएंगे। जो C और D के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तब इस जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्किट हो जाएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब कि श्रेणी एंड समानांतर क्रम में संयोजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस बनता है और क्वेश्चन जो है पूछता है जो है इस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है, अभी क्वेश्चन आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लॉ ऑफ ओम्स, ओम्स लॉ, कह रहा ओम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा ओम का नियम। ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, जो है ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे 7th 8th क्लास में। ओम का क्या है, V=IR। ओम्स ने एक नियम प्रतिपादित किया था जो इक्वेशन बना था V=IR, वोल्टेज इक्वल ऑफ करेंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम का नियम कह रहा, ओम का नियम क्या है, का नियम, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम कह रहा वैज्ञानिक DS ओम ने डीसी सर्किट में विद्युत धारा, वोल्टेज और करंट के बीच एक नियम प्रतिपादित किया था जो ओम के नियम के अनुसार है। कह रहा है वैज्ञानिक GS ओम ने एक डीसी सर्किट में क्या वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक नियम प्रतिपादित किया था जो ओम का नियम है, जो इस प्रकार से है। कह रहा है क्या कि निश्चित ताप एवं निश्चित भौतिक परिस्थिति में किसी बंद परिपथ डीसी सर्किट में किसी प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के, विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है किसी निश्चित ताप या निश्चित भौतिक परिस्थिति में किसी बंद डीसी सर्किट में
किसी प्रतिरोध के सिरों पे कोई बंद डीसी सर्किट है, किसी प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न होने वाली जो विभवांतर की वैल्यू होती है, वो प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस परिपथ में बहने वाली धारा और उस परिपथ में प्रवाहित होने वाले विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर, एक बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है, क्या प्रवाहित विभवांतर, उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से जो है ओम्स लॉ जो होता है V = आप क्या होता है, I × R होता है। V = आप I × R होता है, यानी वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लिकेशन रजिस्टर के समानुपाती होता है। ठीक है, सॉरी हाँ, अनुपाती होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कभी कभी इस नियम से क्या, इक्वेशन से ये चीज़ें पूछता है, क्या दो वैल्यू देता है, करंट की वैल्यू दे देता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है, वोल्टेज की वैल्यू पूछता है। कभी कभी अब करंट की वैल्यू नहीं दे करके करंट की वैल्यू पूछ लेता है और वोल्टेज एंड रजिस्टर की वैल्यू दिया रहता है, तब हम ये I = V/R लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रजिस्टर की वैल्यू पूछता है और वोल्टेज और करंट की वैल्यू दिया रहता है, तब हम क्या लगाते हैं, R = V/I लगाते हैं। ठीक है, V/I लगाते हैं। ठीक है, ओम्स नियम में यही क्वेश्चन आता है, V = IR, तो क्या होता है, कभी कभी I = V/R हो जाता है। I की वैल्यू पूछता है तो I = V/R हो जाता है, जहाँ R की वैल्यू पूछता है वहाँ V/I हो जाता है। ठीक है, ये आपका ओम्स का नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डीसी सर्किट में। जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़े हैं हम लोग, हाँ। ठीक है, आइए इस पे ओम्स लॉ पढ़े हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्रतिरोध मापन की विधि है, उच्च प्रतिरोध मापन की विधि है। क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्रतिरोध मापन की विधि है, उच्च प्रतिरोध मापन की विधि है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका मैगर विधि, मैगर विधि। मैगर विधि। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, बी कह रहा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ऑप्शन नंबर सी आपका कह रहा है व्हीटस्टोन विधि, व्हीट क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन विधि। व्हीटस्टोन विधि। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
कह रहा उच्च प्रतिरोध मापन की विधि है मैगर विधि, प्रतिस्थापन विधि, वेट स्टोन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही हो जाएगा। मैगर विधि जो है उच्च प्रतिरोध मापन की विधि है। मैगर विधि को ही उच्च प्रतिरोधक मापन विधि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मैगर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कह रहा है, कह रहा है ओम के नियम में धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम के नियम में ओम के नियम में धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम में धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, क्या कह रहा है, वोल्टेज बी कह रहा है तापमान, सी कह रहा है आपका, सी कह रहा है प्रतिरोध, सी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वोल्टेज, तापमान, प्रतिरोध, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है ओम के नियम में धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम में धारा किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज के, तापमान के, प्रतिरोध के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा होता है, ओम के नियम में जो धारा होती है वो किसके समानुपाती होती है, यानी ये जो धारा होती है ये वोल्टेज भी के समानुपाती होती है। ठीक है, वोल्टेज यानी भी के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, जो क्या होता है, जो धारा होती है ओम के नियम में धारा किसके समानुपाती है, वोल्टेज भी इसका प्रोपोर्शनल टू आई, यानी वोल्टेज आई मतलब धारा जो होती है वोल्टेज के समानुपाती होती है, V के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वोल्टेज। क्या हो जाएगा, वोल्टेज। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है लघु प्रतिरोध मापन में प्रयुक्त विधि है, ये तो बताए हैं। क्वेश्चन फिर कह रहा है विद्युत धारा में उत्पन्न प्रभाव है। 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 ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका, विद्युत धारा में उत्पन्न प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये सभी। कह रहा है विद्युत धारा में उत्पन्न प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव या ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या विद्युत धारा में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव में विद्युत धारा भी, रासायनिक प्रभाव भी और तापीय प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ये सभी। यानी चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव ये सभी जो है विद्युत धारा में उत्पन्न प्रभाव करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है 2 एम्पियर वाले 4 ओम का प्रतिरोध, 2 एम्पियर वाले 3 ओम का प्रतिरोध की क्या, 2 एम्पियर वाले 3 ओम की प्रतिरोध की वोल्टेज वैल्यू क्या होगी। 2 एम्पियर वाले 2 एम्पियर वाले 3 ओम का प्रतिरोध, 2 एम्पियर वाले 3 ओम का प्रतिरोध की वोल्टेज मान क्या होगा। 3 ओम का प्रतिरोध की वोल्टेज मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 वाट वोल्टेज मान, 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 6 वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 12 वोल्ट। कह रहा है 2 एम्पियर वाले 3 ओम का प्रतिरोध की वोल्टेज मान क्या होगा। तो एम्पियर 2 यानी करंट की यूनिट एम्पियर होता है, तो यानी आई की वैल्यू क्या दिया है 2 एम्पियर। उसके बाद एम्पियर वाले 3 ओम का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया है आर 3 ओम। वोल्टेज का मान पूछ रहा है यानी भी पूछ रहा है। तो क्या अभी हम लोग पढ़े हैं किसका नियम, ओम का नियम पढ़े हैं, V = ऑफ आई इंटू आर। तो V की वैल्यू पूछ रहा है यानी V = आई की वैल्यू क्या दिया है 2 और R की वैल्यू क्या दिया है 3, यानी 3 दूना 6, क्या 3 दूना 6 एम्पियर यानी 3 दूना 6 वोल्ट। ठीक है, यानी वोल्टेज। ठीक है, जिसको एम्पियर ओम कह सकते हैं, यानी वोल्टेज की वैल्यू जो है 6 वोल्ट हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है।